भोजन, भोजन ये कहाँ से आता है? भोजन के कई चैप्टर हैं, उसमें से पहला चैप्टर है, इसमें इसका टाइटल है यह कहाँ से आता है। इसमें जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें एक टीचर अपने बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है और बच्चों में केवल 2 ही बच्चों का नाम आएगा इसमें, बूझो और पहेली। ये बच्चे जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं ये उनके बारे में दिया होता है। टीचर जो है इन बच्चों से पूछ रहा है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था, आपने कल क्या खाया था, क्या आप हमेशा वही भोजन करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ, विद्यालय में क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चीज़ हम लोगों को देखने में बहुत छोटी लग रही है, बस इन्हीं चीज़ों से, जैसे कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बट इसमें आगे चैप्टर्स में ऐसे ऐसे क्रियाकलाप दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन सीटेट में तो कई बार पूछा गया है। सीटेट में भी, टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जैसे ये दोस्तों सारणी बनी जो हम लोगों की ज़रूरी नहीं है, जो बच्चे इस क्लास में हैं उनको लिए बनाना ये ज़रूरी होता है। सीखने का एक तरीका दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी किताब होती है NCERT बुक। अपने भोजन को हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने में ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, ये बच्चों से पूछा जा रहा है कि वो सोचें, थिंकिंग करें, सोचने का प्रयास करें। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये तो देखिए सभी छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, बट इसमें छोटे बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि जो आप लोग खाना खाते हो ये भोजन कैसे बना है। ये सब चीज़ों को समझाने के लिए इतनी सरल चीज़ें बताई जा रही हैं जो हम लोगों के बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही टफ चीज़ें होती हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम तथा उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे खाद्य पदार्थ दिया गया एक तरफ कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ में रोटी या चपाती कैसे बनती है, आटा और चावल को मिक्स करके गूंथा जाता है, उससे बनाया जाता है। दाल कैसे बनती है, कच्ची दाल होती है, उसमें जल डाला जाता है, जल मिलाया जाता है, फिर नमक, तेल, घी, मसाले वगैरह डाल करके उसको तैयार किया जाता है। हमने क्या देखा, टीचर जो है बच्चों से पूछ रहा हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब देखिए बच्चों से पूछा जा रहा है कि जो हम लोगों ने खाना बनाने में यूज़ किया है वो अब कहाँ से आते हैं। देखिए उसको सोचने का तरीका है, बच्चों को समझाने का तरीका है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब देखिए खाद्य सामग्री जो थी वो स्रोत आए कहाँ से, क्या वो जानवरों से प्राप्त हुए हैं या फलों से, पौधों से प्राप्त हुए हैं। पौधों से अगर हुए हैं तो कौन सा भाग है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, समझाई गई हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का स्रोत है, गेहूँ चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। आइए क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसमें सूची में जोड़िए। सूची में जोड़ने के लिए बोल रहा है। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, अनाज तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इसमें दूध, मांस, अंडे
तथा अन्य जावांत उत्पाद होते हैं, प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध और विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे मक्खन, घी, मक्खन, क्रीम, घी वगैरह इनसे प्राप्त होती है। अब देखिए इसे कि सारणी 1.2 दिया गया है खाद्य व्यंजन संघटक जिनसे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। चावल कैसे बना, चावल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। उड़द की दाल, नमक, जल, ये सब चीज़ें दी गई हैं। और ये किस में यूज होती हैं? खाद्य पदार्थ बनाने में। कौन सा? इडली बनाने में चावल, उड़द की दाल, नमक, जल की आवश्यकता होती है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? पौधों से। चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी, ये सब दिया हुआ जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से है। अगला देखते हैं। घी, पनीर तथा दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंत उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। हमें भोजन के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबो करके तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। जिससे जो कद्दू के फूल की जो पकौड़ी बनती है उसके बारे में बताया गया है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है। इनकी पत्तियों से साग बनाया जाता है। यदि आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं तो जिन्हें हम यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो दिया फूलों का दिया हुआ, पौधे का दिया गया है। इससे एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था सीटेट के एग्ज़ाम में। परोह तंत्र में क्या होता है? देखिए यहाँ पर बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। जड़ को छोड़ करके ऊपर का जितना हिस्सा होता है वो सब पूरा परोह तंत्र कहलाता है। अब परोह तंत्र में क्या होता है? पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ती, नाड, इंटरनॉड, कलिका, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये परोह तंत्र में ही आती हैं। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है इसमें आगे। और मूल तंत्र में देखिए 2 प्रकार के मूल, प्राथमिक मूल होता है और द्वितीयक मूल, 2 मूल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप नंबर 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? या खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.2 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए क्या बैंगन का भरता किन किन चीज़ों से बनता है, उनका नाम दिया हो। और पौधे का कौन सा भाग है? बैंगन देखिए फल होता है। मिर्च मसाले वगैरह जो फल भी होते हैं, तेल वगैरह क्या है? बीज होते हैं, बीज। इसी प्रकार सारणी बनाने के लिए बच्चों से कहा जा रहा है। ये देखिए ये हैं बूझो और ये हैं पहेली। आपने आसपास के अनजान पत्तों को यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी विषैले पौधे भी हो सकते हैं। तो ये बच्चों से बताया गया है कि ऐसा नहीं कि जो आपने जहाँ पे पत्ता देखा उसको उठा के खाने लगे, उसको नहीं खाना है हम लोगों को, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को ग्लास में रहने दीजिए। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट करके रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? ये चीज़ जो आप लोगों ने सबने घर में प्रैक्टिस की है, जब लोग जानते हैं, सब लोगों ने खाया भी होगा। चने के जो बीज होते हैं उनको भिगो दिया जाता है। दूसरे दिन उनको जो है अगर नहीं खाते हैं तो उसमें अंकुर निकलने लगते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो वही चीज़ बताई गई है। तो अंकुरित हो जाते हैं। जो अंकुरित चने होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये सब इसमें दिया गया है। स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद
मीठे रस एकत्रित करती हैं। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हालांकि सबको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खियाँ फूलों से कौन सा भाग जो होता है उसको जो है इकट्ठा करती हैं, एकत्रित करती हैं, मकरंद चूस करके इकट्ठा करती हैं, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। क्या अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? सारणी 1.2 क्रियाकलाप नंबर 6 सारणी 1.5। अब इसमें कह रहा है कि जंतुओं के नाम लिखिए, वो क्या खाते हैं उनके बारे में बताइए, पता करके लिखना है। देखिए भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती वगैरह खाती है। ऐसे सब जानवरों के नाम दिए गए हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 में दिया गया फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और उसके जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को रखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो प्राणियों को खाते हैं, वो दूसरे वर्ग में रखिए, उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखिए अलग सारणी बना दी गई, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय, शेर, गाय हो गई, मांसाहारी में शेर हो गया, सर्वाहारी में कौवा हो गया। ऐसे ही हम लोगों को बच्चों को और भी लिखने होते हैं। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। अब देखिए मनुष्य जो होता है, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं। तो मनुष्य को हमेशा सर्वाहारी में रखा जाता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती हैं, हम लोगों को मिलती हैं। सारांश। भोजन भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो मांस खाते हैं मांसाहारी कहते हैं, जो दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहते हैं। अभ्यास में दिया गया है, कॉलम इनको मैच करने के लिए दिया गया है। चलिए इसको मैच करते हैं। दूध, दही, पनीर, घी क्या है? सभी जंतु उत्पादन है। पालक, फूल, सब्जी, गाजर ये क्या है? ये सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ क्या खाते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, सही। शाकाहारी क्या है? ये पादप पत्र खाते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है, रिक्त स्थान को भरिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, इन 5 जो दिए गए हैं, इनको जो रिक्त स्थान नीचे दिया है उनमें फिल करना है। बाघ एक है क्योंकि वह मांस खाता है, क्या है? मांसाहारी है। दूसरा हिरन केवल पादप को खाता है इसलिए यह शाकाहारी है, ये शाकाहारी हो गया। तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है, तो इस पे क्या हो जाएगा? पादप। जो हम पीते हैं, क्या पीते हैं? देखिए 5 में देखिए क्या पीते हैं? दूध, तो यहाँ पे हो जाएगा दूध। हमें चीनी मिलती है, कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। चलो ये हो गया, आपका रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें ध्यानपूर्वक अवलोकित करें, पता लगाएं कि ये क्या खाता है, छिपकली से भिन्न है या नहीं भिन्न है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों
की एक सूची बनाइए चित्र सहित यदि संभव हो। भारत में बड़े मानचित्र में अंकित करके कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाइए। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अध्याय 10 में आप वक्र रेखा की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजनाओं को करने का प्रयास कीजिए। अध्ययन में दिए गए तरीकों से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरित लंबाई नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं हैं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाइए जिसकी लंबाई की विभिन्न सीमाओं को अंकुरों की संख्या हो। इसमें देखिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि ये किसी में मिलेगा नहीं, इसमें नहीं मिला तो अगले चैप्टर में हो सकता है मिले, लेकिन मिलते हैं इसमें, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोचने की बात ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि क्या आपके आसपास में सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? ये सोचने के बच्चों के सोचने के लिए दिया गया है कि सोचें कम से कम। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर हमारा होगा लेसन 2। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है या फिर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।